गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा अध्याय 10 है क्लास 6 का, जिसका नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। देखते हैं इसमें क्या है। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। ये देखो दोनों बच्चे, ये अवधि है, ये आयुष है, अपने मम्मी पापा के साथ में सुबह सैर के लिए निकलते हैं। अवधि घोंगे के कुछ खोल देखती है। घोंगा मीन्स जो स्नेल होता है, उसके कुछ खोल देखती है, ये इस टाइप से, ठीक है। कुछ सेल्स इसकी देखती है और उन्हें उठाने लगती है। जैसे ही वो उसको देखती है, उसको अच्छा लगता है, वो उनको उठाने लगती है। उसकी माताजी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और बताती है कि यह खोल एक जीवित घोंगे का घर हो सकता है। उसकी माताजी कहती हैं कि तुम इसे मत उठाओ, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई जिंदा घोंगा रहता हो, ठीक है, ये उसका घर हो सकता है। वास्तव में यह उनके शरीर का एक अंग होता है। ये देखो यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया हुआ है कि ये जो खोल होता है, ये यहाँ पे ये क्या है, स्नेल है, घोंगा है, तो ये इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे लगता है जैसे कोई ऐसे ही कोई चीज़ हो, ठीक है। अब जब ये इससे बाहर निकलेगा तो ये इसी के शरीर का पार्ट है। यहाँ पे देखो ज्वाइंट है, इससे इसी के शरीर का पार्ट है। तो जब ये इसे उठाएगी तो हो सकता है कि इसको दिक्कत हो जाए, ठीक है। इसलिए इसकी माताजी ने ऐसा करने से मना किया। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा, उसके अंदर कोई सजीव प्राणी कैसे हो सकता है। अब दोनों बच्चे सोचते हैं कि ये तो हिल भी नहीं रहे। अगर ये हिल नहीं रहे तो इसमें कैसे हो सकता है कि कोई जिंदा प्राणी रहता हो। बाद में विद्यालय जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ उस घटना को साझा करते हैं। अब जब दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में यहाँ जो भी घटना हुई है, मीन्स उन्होंने जो स्नेल देखा है और उसका जो शैल है, मीन्स घोंगे का जो खोल देखा है, उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करते हैं। वे अपने शिक्षक के पास जाते हैं। दोस्तों से डिस्कस करने के बाद वो अपने टीचर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो खोल हिल भी नहीं रहा था, वह एक सजीव घोंगे के शरीर का एक अंग कैसे हो सकता है। अपने टीचर से पूछते हैं, अपनी कहानी बताते हैं पहले, फिर उनसे पूछते हैं कि जब कोई खोल हिल ही नहीं रहा तो वो किसी जिंदा घोंगे का शरीर का अंग कैसे हो सकता है। किसी का बॉडी पार्ट, किसी जिंदा घोंगे का बॉडी पार्ट कैसे हो सकता है। शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब शिक्षक जो है, जो उनके क्लास टीचर हैं, वो क्या करते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं उस चीज़ में बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना बताएंगे, मीन्स अंतर बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 10.1। आइए अंकित करें। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। आप सभी को पता है, आप अपने चारों तरफ देखोगे आपको बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। अपनी कक्षा में चारों ओर देखें, जिस कक्षा में आप बैठे हैं उसके चारों ओर देखें, आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे कि पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, जब आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके हाथ में पेंसिल हो या पेन हो। पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, या खिड़की के पास एक कबूतर, ये कुछ भी एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो यहाँ लिखे हैं वही हो, ठीक है। हो सकता है आपके पास पेन हो, नोटबुक की जगह आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो, पास में कोई चिड़िया बैठी हो, ठीक है। तो कुछ भी आपको क्या करना है, अपनी क्लास में जो भी चीज़ें हैं उनको देखना है कि वो क्या क्या है। इन्हें तालिका 10.1 में सूचीबद्ध करें और आप अपनी समझ के आधार पर इन्हें सजीव या निर्जीव के रूप में पहचानें और स्तंभ 2 में भरें। अब आपको करना क्या है, आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, आपको इस तरीके से इस तालिका में फिल कर देना है, भर देनी है। और यहाँ पे ये जो अनुमान दो, ये सेकंड जो स्तंभ है, इसमें आपको लिखना है कि ये चीज़ सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। इन्हें सजीव या निर्जीव में विभाजित करने के कारण का आधार स्तंभ 3 में भरें। अब ये सजीव क्यों है या फिर ये चीज़ निर्जीव क्यों है, इसका कारण बताते हुए आपको यहाँ पे स्तंभ 3 भरना है। क्लियर। अब सबसे पहले आप देख लो इनको, देखो पेंसिल क्या है, निर्जीव। अब आपको सारी एक्सप्लेनेशन नीचे पहले दे रखी है, हम इस टेबल को बाद में फिल करेंगे,
ठीक है। पुस्तक क्या है? निर्जीव है। कबूतर सजीव है। कार क्या है? निर्जीव है। पौधे क्या है? सजीव है। अन्य आपको जो भी दिखाई दे आपकी क्लास में वो आप लिखेंगे और फिर उसके बाद में सजीव या निर्जीव लिखेंगे, फिर उसका कारण कि ये सजीव क्यों है, ये निर्जीव क्यों है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है। मतलब ऐसी कौन सी बात है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो सजीव को एक निर्जीव से अलग करती है। अब तालिका 10.1 को देखें। आपके विचार से एक पेंसिल निर्जीव और एक कबूतर सजीव क्यों है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है कि एक पेंसिल को निर्जीव बताया गया है और एक कबूतर को सजीव बताया गया है, तो आप बताओ आपके विचार से ऐसा क्यों है, पेंसिल निर्जीव क्यों है और कबूतर सजीव क्यों है। आपके अनुसार सजीव प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है। आपको अपने जो पॉइंट्स है, आपका मन क्या कहता है कि ये सजीव और निर्जीव कैसे हो सकते हैं, आपको अपने हिसाब से पहले बताना है। पहचाने गए सजीवों में क्या समानताएं हैं। अगर ये सजीव है तो इन दोनों सजीव में क्या समानताएं हैं। ठीक है। ये निर्जीव है तो इनमें क्या समानताएं हैं जिससे आपने ये बताया कि ये निर्जीव है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब आपने पहचाना होगा कि गति एक ऐसी समानता है जो सभी सजीवों में होती है। आपको पता है जितने भी सजीव होंगे वो गति करते हैं, मतलब वो चल सकते हैं। आपने कारों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि कार सजीव होती है। आप सभी ने कार को चलते हुए देखा है, ठीक है, लेकिन क्या वो चल रही है इसका कारण कि क्या वो सजीव हो सकती है। ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए जो आप तो कर सकते हैं लेकिन एक कार नहीं कर सकती। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ जो कि डिफ्रेंशिएट करने में आपको हेल्प करेगी, अंतर बताने में आपको हेल्प करेगी, जो भी कोई चीज़ हो जिसके बारे में आपको सजीव या निर्जीव बताना हो तो उसका कंपैरिजन आप खुद से करेंगे। ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कर सकते हो और एक कार नहीं कर सकती। आप भी सजीव होने का एक अद्भुत उदाहरण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हम लोग एक सजीव होने का। जब भी आप अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव या निर्जीव के समूहों में बांटने का प्रयास करें, आप उन वस्तुओं की तुलना स्वयं से कर सकते हैं। तो यही है कि जब भी आपको ये बताना हो कि ये चीज़ सजीव है या निर्जीव है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप खुद हैं। आप उस चीज़ की, जैसे कार की तुलना आप खुद से करें। ऐसी क्या चीज़ है जो एक कार नहीं कर सकती और आप कर सकते हैं। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको एक कार से अलग करने में सहायता करती हैं। अब आपको देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक कार नहीं कर सकती, आप कर सकते हो। अब देखो, आप खाना खा सकते हो, कार क्या खाना खा सकती है, लेकिन उसमें पेट्रोल डालते हैं चलने के लिए। दूसरा, क्या कार आपकी तरह कार की हाइट बढ़ती है? नहीं बढ़ती, इसका मतलब वो आपके जैसी नहीं है, वो निर्जीव है। क्लियर। उदाहरण के लिए कार के आकार या आमाप में अपने आप वृद्धि नहीं होती है, आप अपने आप बढ़ते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो छोटे से होते हैं, धीरे धीरे करके आप बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पे भी चलते हैं। ठीक है, लेकिन कार ऐसा नहीं कर सकती, उसकी वृद्धि नहीं हो सकती है। क्या इसका तात्पर्य है कि वह निर्जीव है? इसका मतलब क्या हम उसको मान लें कि वो निर्जीव है? अब कार को निर्जीव के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आपने किन विशेषताओं का उपयोग किया? अब आपने ये बताया कि कार निर्जीव है, तो उसको वर्गीकृत करने के लिए आपने कौन सी विशेषताओं का यूज़ किया है, कौन सी विशेषताओं का प्रयोग किया है। सजीव होने की मूल विशेषताओं को पहचानने के लिए इसी प्रकार अपनी चर्चा को जारी रखिए। अब सजीव क्या क्या कर सकते हैं वो सारी विशेषताएं आपको बताई जाएंगी। उसके बाद आप किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, आप इजीली ये बता सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। क्लियर। ऐसी कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं जो सजीवों को निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती है, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले, क्या हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने के लिए गति को एक, यहाँ पे क्या है, गति, सबसे पहला आ गया मोशन मीन्स गति को एक विशेषता मान सकते हैं?
क्या हम दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए गति को एक विशेषता के रूप में मान लें? अपने आसपास की 5 ऐसी विशेषताओं की सूची बनाइए जो अपने आप गतिमान हो सकती हैं। क्या आपके अनुसार सूचीबद्ध की गई पांचों वस्तुएं केवल इसलिए सजीव है क्योंकि वे स्वयं गतिमान हो सकती हैं? अब आपको अपने आसपास की 5 चीज़ों के बारे में लिखना है जो कि गति करती है। फिर आपको ये देखना है कि अगर वो गति कर रही हैं तो इसका मतलब क्या वो सजीव है? सिर्फ ये मान ले कि वो गति करते हैं तो उसको सजीव मान लिया जाए? अब जैसे कार थी, वो गति कर सकती है लेकिन क्या वो सजीव है? ठीक है, ये आपको देखना है। अपने आसपास की कोई 5 चीज़ें आपको लिखनी है। तो एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला आप क्या लिखेंगे? कार लिख देंगे। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखेंगे? घड़ी, जो कि अपने आप चलती है लेकिन क्या वो सजीव है? और क्या लिख सकते हैं आप? रोबोट। कोई पक्षी भी लिख सकते हैं, जैसे चिड़िया लिख दिया आपने। और क्या लिखेंगे आप? अपने आसपास की लिखनी है। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, घड़ी, जो भी आप लिखना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि क्या ये सारी गति करती हैं, तो क्या ये सजीव है? तो यहाँ पे देखो, कार गति करती है, घड़ी भी करती है, रोबोट भी चलता है, चिड़िया भी चलती है और कुत्ता भी चलता है। क्या ये सारे सजीव हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। अब और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि क्या वो गति करती हैं, तो क्या वो सजीव हो गई, या फिर गति के बाद कौन सी ऐसी दूसरी विशेषता आएगी जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये सजीव है। क्लियर? अब जंतुओं की भांति पौधे तो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। अब आप देखोगे कि पौधे जो कि सजीव होते हैं लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं? तो क्या आप ये बोल देंगे कि वो सजीव नहीं है? ठीक है, क्योंकि वो गति नहीं कर सकते। आपने देखा कि कार जो गति करती है तो क्या हम उसको सजीव मान लेंगे? दूसरा, पौधे जो कि गति नहीं कर सकते तो क्या हम उन्हें सजीव नहीं मानेंगे? ठीक है, ये हमें डिफ्रेंशिएट करके देखना है। अब इसके लिए हमें और भी विशेषताओं का पता होना चाहिए ताकि हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी चीज़ सजीव है, कौन सी निर्जीव है। यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन वे कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। पौधे एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी कुछ मोशन वो दिखाते हैं आपको, कुछ गति वो दिखाते हैं। पौधों में गति का एक उदाहरण फूलों का खिलना भी है। ठीक है, सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि पौधों में क्या होता है? फूल खिलते हैं। पौधों में गति का अन्य उदाहरण कीट भक्षी पौधों में देखा जा सकता है। एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कीट भक्षी। ये देखो, एक पौधा है ड्रोसेरा नाम का, ये एक कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, ये गति करता है। कीट भक्षी पौधे अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। किस पे? कीट पतंगों पे ये निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए। कीट भक्षी पौधों का एक उदाहरण ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा की पत्तियां तश्तरी मीन्स शोषर के आकार की होती हैं, जिनमें असमान लंबाई वाले बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। ये देखो, इसकी जो ये पत्तियां हैं ये शोषर के जैसी है, जैसे आपने कोई तस्तरी लगाई हो। ठीक है, अब ये इसके बाल हैं, ये तंतु की तरह होते हैं। जब भी कोई ये कीट आएगा, इसके ऊपर बैठेगा, यहाँ पे देखो आपको ये कीट नज़र आएंगे, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये कीट हैं। जब भी आते हैं, ये जो तंतु होते हैं ये इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, और ये जो कीट आया है ये चिपचिपा पदार्थ है, यहाँ पे ये चिपचिपे पदार्थ में यहीं की यहीं चिपक के रह जाता है। इसका मतलब ये इसका खाना बन गया। अब क्लियर? तो इसके जो ये तंतु होते हैं ये अपना मोशन दिखाते हैं ये। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे जब भी कोई कीट तस्तरी की सतह को स्पर्श करता है, बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। यहाँ जब भी सतह को यहाँ पे टच करेगा, छुएगा, ये तंतु अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे और अपने चिपचिपे छोर से कीट को जकड़ लेते हैं। इतना चिपचिपा पदार्थ होता है इसके अंदर कि वो उसको जकड़ लेता है। अन्य कीट भक्षी पौधों में गति के प्रक्रम का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए।
अब आपको और एग्जाम्पल्स लेने हैं कीट बक्सी पौधों के और देखना है कि ये किस तरीके से गति करते हैं, आपको देखना है। तो आजकल सभी के पास में मोबाइल फ़ोन है, आप उसमें लिखेंगे तो आपको कई सारे कीट बख्शी पौधे वहाँ देखने को मिल जाएंगे। आरोही लताएं भी अपने समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती हैं। आरोही लताएं आपने देखी होंगी, मीन्स जो ऊपर चढ़ती हैं तो वो किसी भी चीज़ के चारों तरफ लिपट जाती है। अब आरोही लताओं का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मनी प्लांट, जिसको ऊपर करने के लिए हम कुछ ना कुछ लगाते हैं, ठीक है, फिर वो उससे लिपटती हुई ऊपर चली जाती है। और अगर कीट पतंग, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप और लेना चाहें कि ऐसे जो पौधे होते हैं जो कि कीटों को जकड़ लेते हैं, ठीक है, वो कौन से, एक तो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप, और कौन सा हो सकता है, एक ड्रोसेरा आपने देख लिया, एक सनड्यूस होता है, और भी कई सारे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कि कीट पतंगों को अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका तात्पर्य है भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, फिर भी वे गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से हमें एक कन्फ्यूज़न हो गया कि कोई चीज़ चलती है तो भी वो निर्जीव है, और एक चीज़ जो चलती नहीं है दूसरे तरीके से मोशन दिखाती है फिर भी वो सजीव है, ठीक है। अब हम और दूसरी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहला हो गया हमारे पास गति हमने देखी, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ। अब आप दूसरी चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ और देखेंगे जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप अपनी तुलना अपने बचपन की तस्वीर से करें, जब आप पैदा हुए थे या फिर थोड़े और बड़े थे, इस तरीके से अपने बचपन की तस्वीर से आप अपनी तुलना करेंगे। क्या आप वह पोशाक पहन सकते हैं जो आप 4 वर्ष पहले पहनते थे? अब आप देखो कि क्या 4 साल पहले के जो कपड़े हैं क्या आप अभी उसको पहन सकते हो? नहीं, क्योंकि आपके शरीर का आकार बड़ा हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपका आकार बड़ा हो गया तो आप छोटे जो कपड़े हो गए उनको नहीं पहन सकते हो। इसका कारण आपके शरीर में वृद्धि हुई है। तो दूसरा क्या हो गया, वृद्धि। पहला क्या, गति देखा, दूसरी क्या देखा, वृद्धि देखा। पौधे और अन्य सजीव भी वृद्धि करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं। आप बीज बोते हो रहे हो, वो बहुत बड़ा पौधा हो जाता है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। और आप लोगों में भी वृद्धि होती है, हम में, आप में, सभी में। क्या हम यह मान सकते हैं कि वृद्धि सजीवों की एक विशेषता है? तो बिल्कुल हम मान सकते हैं, हाँ, वृद्धि क्या होती है, सजीवों की एक विशेषता होती है। अब थर्ड नंबर, सजीवों को अपने वृद्धि और विकास के लिए, अब वृद्धि होगी तो हमें खाने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है, वृद्धि और विकास होगा तो भी हमें खाने के लिए चाहिए, इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो थर्ड हमारी क्या हो गया, पोषण हो गया, पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे 5 सजीवों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जितने भी सजीव हैं वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पौधों को अलग तरीके से होती है, ठीक है, पानी की, खाद की, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मनुष्य, शेर, चीता, पौधे, बिल्ली। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, सभी को खाना चाहिए इनमें। तो आपको सिर्फ यही बताना है, 5 सजीव बताने हैं जिनको वृद्धि करने के लिए, मीन्स उनका शरीर बढ़े, इसके लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देने थे। अब आगे देखते हैं। अब ऐसी प्रक्रिया के विषय में सोचिए जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अब आपको ऐसा प्रोसेस सोचना है जिसके बिना आप थोड़ी देर के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते हो। सामान्य रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद, थोड़ा नृत्य करने के बाद आपके द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली श्वासों की संख्या गिनिए। जब आप आराम से चल रहे हो तब, जब आप दौड़ लगाते हो उसके बाद में, और थोड़ा डांस करने के बाद में आप जिस तरीके से सांस लेते हो उनकी गिनती करनी है। देखो, सामान्य रूप से चलोगे, नॉर्मल सांस चलती रहेगी, दौड़ लगाओगे, सांस फूलने लगेगी, थोड़ा डांस करोगे तो
तो सांस जो है और थोड़ा दौड़ने की बजाय थोड़ा कम जो है गति करेगी। ठीक है, आंकड़ों को अंकित कीजिए, जो भी आया उनको अंकित आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे लिख देना चलने के बाद श्वासों की संख्या, यहाँ पे दौड़ने के बाद श्वासों की संख्या, और यहाँ पे थोड़ा नृत्य करने के बाद श्वासों की संख्या लिख देना। ठीक है, क्या आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंस जैसे अन्य जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी ये देखा है कि कुत्ते, बिल्ली, गाय या भैंस भैंस किस तरीके से सांस लेते हैं? जब वे विश्राम कर रहे हों, उनके पेट की गति को ध्यान से देखिए। अब आप कभी भी देख सकते हो, सबके आसपास में ये चीज़ें मिल ली जाएंगी। ठीक है, जो आराम से बैठे रहते हैं तो देखना उनका पेट कभी थोड़ा सा अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, ऐसे जाएगा। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में जब हम श्वास अंदर की ओर खींचते हैं, अंदर की ओर जब आप खींचोगे तो वायु शरीर से हमारे शरीर में आती है। ठीक है, अंदर लोगे सांस अंदर आएगी। ठीक है, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो वायु हमारे शरीर से बाहर की तरफ जाती है। यह प्रोसेस आप करके देख सकते हो। सांस अंदर लोगे तो अंदर जाएगी, ठीक है, हवा अंदर जाएगी, बाहर छोड़ोगे वायु बाहर जाएगी। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, सांस लेना इसका भाग है, सांस छोड़ना भी इसका एक पार्ट है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? अब आपको देखना है क्या पौधे सांस लेते हैं। पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप देखना, ऐसे दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये जो छिद्र होते हैं इनको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ये छिद्र पौधे के शरीर में वायु अंदर लेने और बाहर करने में सहायता करते हैं। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी तरीके से ये जो रंध्र होते हैं ये पौधे के वायु अंदर लेने और बाहर छोड़ने में हेल्प करते हैं। अपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि क्या वे आपकी कक्षा में सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से रंध्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। अब आपको अपने सीनियर से बात करनी है और उनसे बातचीत करके ये रिक्वेस्ट कर लेना कि क्या वो आपको सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप की हेल्प से पत्तियों में जो रंध्र होते हैं क्या वो उनको आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपको उनसे पूछना है। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। पहला हमने क्या पढ़ा? गति के बारे में पढ़ा। ठीक है, सजीव जो है वो गति करते हैं, लेकिन कुछ निर्जीव भी गति करते हैं, जैसे कार हो गई। ठीक है, कार, बाइक, जो भी है। दूसरा हमने पढ़ा वृद्धि। अब आपने क्या देखा कि जो निर्जीव होते हैं वो वृद्धि नहीं करते, मीन्स बढ़ते नहीं हैं। फिर क्या था? भोजन या फिर पोषण। सभी जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। फिर 4th नंबर पे आपने पढ़ा श्वसन, जिसके बिना कोई 1 मिनट भी नहीं रह सकता। 5 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हमने पढ़ी। अब कल देखेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन सी जो विशेषता है वो आती है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।